जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का राधा कृष्णन इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी कक्षा 11 की क्लासेस में। देखिए भाई, आपका लेसन नंबर 4 स्टार्ट हो गया था। लेसन नंबर 4 में हमने आपको जंतुओं की कुछ विशेषताएं बताई थी। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। कुछ तो होते हैं यूनिसेलुलर और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है भाई, यूनिसेलुलर होते हैं एक कोशिकीय और मल्टी सेलुलर होते हैं बहुकोशिकीय। दोनों तरह के जीव पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जो केवल और केवल सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, यानी जिनकी उत्पत्ति केवल सिंगल सेल के रूप में होती है। ठीक है भाई, यानी एक कोशिकीय होते हैं, तो ये एक ही कोशिका के बने हुए जीव होते हैं। ठीक है भाई, बहुत ही गहराई की बात चल रही है, आपको समझनी है। मल्टी सेलुलर जीव होते हैं, इनमें सिंगल सेल नहीं होती, काफ़ी सारी सेल होती हैं, यानी बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो यानी इसमें सेल्स की जो नंबर होती है वो ज़्यादा होती है, यानी मोर होती हैं, 2 से ज़्यादा होती है, तो इसलिए में बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो हमने एक बात बताई आपको कि बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें संगठन ऊतक स्तर का भी पाया जाता है। ठीक है भाई, और अंग तंत्र स्तर का भी संगठन उनमें पाया जाता है। मतलब जीव ऊतकों के भी बने हुए होते हैं और ऊतकों से मिलकर के बड़े जीवों का निर्माण होता है, उनके अंगों का निर्माण होता है। अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं शरीर के अंदर। ठीक है भाई, तो इसलिए उनमें विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए विशेष ही प्रकार के अंग पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो हम उनकी विशेषताएं बता रहे थे भाई आपको। कुछ में हमने कहा था कि भाई अरीय सममिति पाई जाती है या फिर द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। 2 अक्षों में डिवाइड करने पर, यानी किसी भी जीव को यदि बीच में से डिवाइड करें तो वो 2 समान भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसे इस तरह बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है, हमने आपको बताया मल्टी सेलुलर का ही, कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भाई विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, उनकी विशेषताएं भी अलग अलग पाई जाएंगी। ठीक है भाई, तो उसी कार्य को प्रगति प्रदान करते हुए हम आगे चलते हैं भाई। हमारा जो आज का टॉपिक है जो हम बताने वाले हैं आपको, वो है पोरीफेरा। ठीक है भाई, PORIFERA, पोरीफेरा। ठीक है भाई, पोरीफेरा जीव क्या होते हैं। पोरीफेरा जीव जो होते हैं 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है भाई। इसका नाम पोर, ठीक है भाई, प्लस फेरास। पोर्स का मतलब होता है छिद्र। ठीक है भाई, यानी सूक्ष्म छिद्र। माइक्रो पोर्स होते हैं भाई ये। ठीक है, तो सूक्ष्म छिद्र। और पोर फेरास का मतलब होता है धारण करने वाले। ठीक है भाई, धारण करने वाले। तो यानी पोरीफेरा कौन हुए? ऐसे जीव जिनके शरीर पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, या ऐसे जीव जो सूक्ष्म छिद्र को धारण किए हुए होते हैं। तो यहाँ आपको एक बात समझनी है कि भाई ये जो जीव होते हैं इनमें जो संगठन होता है, ठीक है, वो कोशिकीय स्तर का ही होता है। ठीक है, तो होते तो ये बहुकोशिकीय हैं, 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं होती हैं। जलीय जीव होते हैं, सूक्ष्म छिद्र इन पर पाए जाते हैं, शरीर पर कांटे भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो पोरीफेरा के बारे में हम आपको यहाँ से बताने वाले हैं भाई, पोरीफेरा क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं हम देखेंगे, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कुछ बड़ी ध्यान से आपको देखनी है भाई। मैं आपको थोड़ी सी विशेषताएं इसके बारे में वैसे ही बताता हूँ, थोड़ा समझने के लिए, आप सब समझेंगे। देखिए, ये जीव ऐसे होते हैं भाई, ये किसी समुद्र या जल वाली जगह पाए जाते हैं। चट्टानों से किसी पत्थर या चट्टान से किसी आधार स्तंभ से ही चिपके हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है भाई, देखने में ये बिल्कुल शांत स्वभाव के लगते हैं, देखने में जैसे कोई प्लांट है, प्लांट के समान लगते हैं। ठीक है, तो ये पानी को साफ करने का काम करते हैं, पहला काम तो इनका ये है। इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं भाई, हमने अभी बताया था, ये सूक्ष्म छिद्र धारण करने वाले जीव होते हैं। अलग अलग तरह के जीव आते हैं पर विशेषताएं लगभग समान है सभी की।
चट्टान से लगे हुए पाए जाएंगे। ठीक है, तो इनका जो भोजन होता है फूड पार्टिकल होता है। ठीक है भाई, फूड पार्टिकल जो होते हैं इनके वे होते हैं भाई, देखो सभी तो प्रोटोजोअन्स, ऑल प्रोटोजोअन्स। सभी प्रोटोजोअन्स कौन कौन हुए? जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है भाई, और जितने भी शैवाल हैं, एल्गी वगैरह, माइक्रो या जितने भी एल्गी हैं, एल्गी यानी शैवालें जो होती हैं जल में पाई जाती हैं, वे शैवाल इनका भोजन होता है। साइनोबैक्टीरिया वगैरह, नीलहरी शैवाल बोलते हैं जिनको। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी जीवाणु भी इनका भोजन होते हैं। और आगे बताता हूँ मैं आपको डायटम्स, डायटम्स भी इनका मुख्य भोजन होते हैं। ये जल के साथ, जल में मिक्स रूप में पाए जाते हैं भाई। तो ये क्या करते हैं, छिद्र इनके शरीर में होते ही हैं, तो ये इन छिद्रों के द्वारा ये क्या करते हैं भाई, इस मिक्स यानी जल को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। जल के अंदर ये सब उपस्थित होते हैं भोज्य पदार्थ इनके। वैसे तो ये जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको इन छिद्रों के द्वारा अवशोषित करते हैं, अपने शरीर के अंदर खींचते हैं। ठीक है भाई, इनके शरीर के अंदर मैं बताता हूँ आपको, एक नाल तंत्र पाया जाता है। नाल तंत्र मतलब जिस तरह बड़े जंतुओं में आहार नाल होती है, ऐसे इनके शरीर के अंदर नाल तंत्र होता है, जिसके अंदर जो जल होता है वो एक तरीके से सर्कुलेट करता है, यानी परिवहित होता है। ठीक है भाई, तो परिवहन करने के द्वारा यानी जितने भी ये सब पदार्थ इनके भोजन के पार्टिकल्स हैं, इन सबको तो ये अपने बॉडी के अंदर क्या कर लेता है भाई, ग्राइंड कर लेता है। और जो जल होता है, जल को फव्वारे की तरह यहाँ से निकाल देता है। ठीक है भाई, तो ये इनकी विशेषता है भाई। दूसरी बात, इनके शरीर पर कांटे भी पाए जाते हैं। कांटे किस लिए पाए जाते हैं? ताकि शिकारियों से ही अपनी रक्षा कर सकें, यानी बड़े जीवों से बचने के लिए क्या करते हैं भाई, अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर पर बाहर की ओर कांटे जो है रूपांतरित करे हुए होते हैं। तो ये इनकी विशेषता है। ये तो जो मैंने अभी डायग्राम यहाँ आपको दिखाया है, ये डायग्राम है साइकोन का, साइकोन। ठीक है भाई, साइकोन एक सदस्य है पोरीफेरा संघ का। संघ पोरीफेरा यानी फाइलम पोरीफेरा कौन से जीव हुए भाई? छिद्रधारी जीव, जिनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। दूसरे बात, कांटेधारी जीव भी तो हम इनको कह सकते हैं। तो इनके शरीर पर ये बड़ा छिद्र जो होता है, इसे ओस्कुला बोलते हैं। ठीक है भाई, अन्य जो सदस्य हैं साइकन के समान जो दूसरे हैं, उनमें भी पाई जाती हैं ये विशेषताएं। ये जो कांटे हैं, ठीक है भाई, इनको बोलते हैं ओस्टिया। ये जो छिद्र, ये जो कांटे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो छिद्र होते हैं ना, बोलते हैं पोर्स। क्या बोलते हैं? पोर्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनकी एक और विशेषता है, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता का मतलब होता है यदि इनका कोई पार्ट्स इनकी बॉडी से अलग हो जाता है, ये पार्ट इनका कट जाता है और ये बॉडी से अलग हो जाता है, ठीक है, किसी भी रगड़ से, कोई भी यदि शिकारी के हमले की वजह से यदि ये टूट जाता है या खंडों खंडों में टूट जाता है, तो प्रत्येक भाग अपने जैसे पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार अपने निर्माण करने को, दोबारा से अपने निर्माण करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन की अक्षमता। क्या कहते हैं भाई? पुनरुद्भवन की अक्षमता। तो ये विशेषताएं हैं भाई, कुछ पाए जाते हैं, जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, किसी चट्टान से चिपके हुए पाए जाते हैं, ओस्टिया पाया जाता है, ओस्कुलम पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, पुनरुद्भवन की अक्षमता पाई जाती है। भोज्य पदार्थ इनके ये हैं सब, फूड पार्टिकल इनके सभी प्रोटोजोन्स हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह। एल्गी भी इनका भोजन होता है, नीलहरी शैवाल, और बैक्टीरिया भी होते हैं, और डायटम्स वगैरह जो जल में घुलित होते हैं या जल में पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव, ये सब इनका भोज्य पदार्थ होते हैं। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर संघ पोरीफेरा यानी छिद्रधारी जीव उपस्थित हैं। तो इसमें पढ़ते हैं भाई प्रमुख लक्षण। प्रमुख लक्षण क्या है भाई? ये प्राय कैसे होते हैं? पतले होते हैं, चपटे होते हैं। चपटे का मतलब ये होता है कि एक तरफ से ये क्या होते हैं भाई, एक साइड से फूले हुए होते हैं और एक साइड से थोड़ा इनमें पतलापन होता है थोड़ा। ठीक है भाई, चपटे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, लंबे और गोल होते हैं। जैसे ही पेन है, पेन भी कैसा है भाई? बेलनाकार है। ठीक है, ये भी चपटा है। आगे से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है पेन में, ये जो आगे की है, आगे जा करके नुकीली हो रही है, तो इस तरह की संरचना होती है चपटे।
ठीक है भाई, यानी संकीर्ण होती है। नालवत होते हैं यानी पाइप के समान होते हैं, गोलाकार होते हैं, प्याले की तरह तस्तरी नुमा, प्याले की तरह भी होते हैं, तस्तरी के नुमा भी होते हैं कुछ जीव इनके, या गुलदस्ते नुमा भी होते हैं। जैसे ये अभी हमने साइकन बताया, आपको ऐसा लगता है जैसे गुलदस्ता है। जर्मनी में इसको, वैसे मैं आपको बता दूं, जर्मनी में लोग इसको पार्टी वगैरह में गिफ्ट के रूप में भी देते हैं, ठीक है। तथा साकित होते हैं, इनमें शाखाएं भी पाई जाती है। जैसे कि हमने अभी साइकन में आपको दिखाया, साइकन में हमने दिखाई, ये शाखित भी होते हैं, एक शाखा से भी निकली रहती है। ये धीरे धीरे वृद्धि करती है जैसे पेड़ों की शाखाएं करती हैं, और फिर इस मात्र पौधे से अलग हो जाते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए नंबर 2 पॉइंट, इनके शरीर पर अधिकांश सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? सूक्ष्म छिद्र। सूक्ष्म छिद्र पाए जाने के कारण इन्हें हम छिद्रधारी जीव बोलते हैं, जिनका नाम हमने क्या रखा? पोरीफेरा, यानी पोर्स को फेरा करने वाले यानी धारण करने वाले जीव पोरीफेरा हुए। अब देखिए जिन्हें ओस्टिया कहते हैं, इन छिद्रों को क्या कहते हैं भाई? ओस्टिया कहते हैं। इन जीवों के सिरे पर एक बड़ा छिद्र भी होता है, जिसे क्या कहते हैं भाई? ओस्कुलम कहते हैं। बड़े छिद्र को क्या कहते हैं? ओस्कुलम कहते हैं। ये परपोषी होते हैं। परपोषी इसलिए होते हैं क्योंकि ये पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जल में उपस्थित फूड पार्टिकल जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये रंगीन होते हैं तथा विभिन्न रंगों के, कुछ सलेटी रंग के होते हैं, चमकीले, लाल, नारंगी, नीले, बैंगनी, यानी बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगते हैं। इसलिए इन्हें गिफ्ट के रूप में भी पार्टी वगैरह में लोग देते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें देते हैं, जैसे मैंने जर्मनी का एग्जाम्पल दिया था अभी, ठीक है। ये प्राय समुद्र में पाए जाते हैं, ये विशेषता आपको हमने बता दी थी। समुद्र में पाए जाते हैं तथा ठोस चट्टान से चिपके रहते हैं। किसी पत्थर वगैरह चट्टानें होती हैं समुद्र के अंदर, उन पे चिपके हुए ये पाए जाते हैं। और 7 नंबर का जो पॉइंट है वो है इनमें पुनरुद्भवन भी होता है। पुनरुद्भवन मतलब दोबारा से ही अपना ग्रोथ कर लेते हैं अपनी। अगर इनके शरीर में कोई हानि होती है, शरीर का कोई हिस्सा टूट जाता है, तो प्रत्येक टूटा हुआ हिस्सा अपना विकास कर लेता है। जैसे यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, यदि कोई शाखा टूट जाती है तो उस पर एक नवीन शाखा का निर्माण होने लग जाता है, ठीक है भाई। तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? इस तरह की प्रक्रिया को पुनरुद्भवन की क्षमता कहते हैं, यानी पुनरुद्भवन इनमें पाया जाता है। देखिए भाई उदाहरण कौन कौन से हैं इसके? साइकन, यूस्पेंजिला, लीशमानिया आदि। ये साइकन का चित्र है भाई, जो हमने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था चित्र बना करके। साइकन है, साइकन में छोटे छोटे छिद्र हैं जिन्हें क्या कहा? ओस्टिया कहा। ओस्कुलम सिर पर होता है, ये भी ओस्कुलम है क्योंकि ये इसका भाग है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, जब ये शाखा वृद्धि कर लेती है, पूर्ण वृद्धि कर लेती है, तो इस मात्र पौधे से अलग हो जाती है भाई। क्या हो जाती है? अलग हो जाते हैं। तो फिर यहाँ दोबारा से एक नवीन शाखा का निर्माण होता है, ठीक है। यदि ये भाग टूट जाता है तो फिर यहाँ भी नवीन शाखा का निर्माण होता है। तो वृद्धि करते हैं ये पुनरुद्भवन की, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। अगला जो संघ है हमारा वह संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया। भाई आप पढ़ क्या रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं इस संसार में जंतु जगत, ठीक है। संसार कई जगतों से मिलकर बना हुआ है। जंतु जगत, पादप जगत, वायरस जगत, ठीक है भाई। और भी बहुत से जगत है। कवक जगत, जिसमें कवकों का अध्ययन करते हैं। जंतु जगत में सभी जीवधारी यानी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। पादप जगत में सभी वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का, बड़े छोटे सभी विशालकाय सिकोया तक के पौधों का आप अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आप जंतु जगत पढ़ रहे हैं। जंतु खाली एक नहीं है, जंतु बहुत सारे रूपों में पाए जाते हैं। जो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं जंतु, उन्हें हम अलग अलग संघ में डिवाइड कर रखा है हमने, ताकि उनका अध्ययन जो समान लक्षणों वाले जीव होते हैं ना, समान संघ के अंतर्गत रखा गया है। अभी हमने आपको जो पोरीफेरा बताया, जितने भी छिद्रधारी और ऐसी विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले जीव हैं, उन्हें सबको संघ पोरीफेरा में ही रखा गया है, ठीक है भाई। अब देखिए भाई संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इसमें पढ़ते हैं भाई। देखिए संघ सिलेंट्रेटा के जीव जो होते हैं ये भी जलीय होते हैं भाई, ठीक है भाई। जल अलग अलग तरीके का होता है, आपको पता है। मीठा जल भी होता है, खारा जल भी होता है, ठीक है। झीलों वगैरह का जो जल होता है वो मीठा होता है, और समुद्र का जो जल होता है वो कैसा होता है? खारा होता है, मतलब लवणीय जल पाया जाता है। तो ये भी सरल बहुकोशी के जीव हैं भाई, सरल होते हैं, ठीक है भाई। इनमें क्या है कि मैं आपको बताऊँ, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। ये भी एक जगह रहते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। जैसे कि हमने अभी साइकन बताया आपको। पेड़ यदि हम बोलते हैं स्थानबद्ध किसे कहते हैं, तो आप पेड़ों का एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप सबने पेड़ देखे हैं। एक जगह रहने वाले जीव क्या होते हैं? स्थानबद्ध जीव कहलाते हैं, ठीक है भाई। कुछ जीव हैं इनके जो अपवाद स्वरूप प्रचलन करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता उनमें विकसित हो जाती है, ठीक है। तो देखिए आइए देखते हैं इसमें प्रमुख लक्षण संघ सिलेंट्रेटा के या निडेरिया। बात एक ही है, दोनों नाम एक ही संघ के हैं।
इस संघ में सरल बहुकोशिकीय जंतु सम्मिलित हैं, यानी सरल जीव आते हैं। ठीक है भाई, सरल मतलब कोशिकीय स्तर के जीव आते हैं। सभी सदस्य जलीय होते हैं, कुछ मीठे जल में, कुछ समुद्रीय होते हैं, यानी कुछ तो मीठे जल में पाए जाते हैं, कुछ समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। ये एकल या समूह में पाए जाते हैं, मतलब अकेले भी रहते हैं और बहुत सारी एक जगह भी पाए जाते हैं। और कुछ स्थानबद्ध होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गति करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्थानबद्ध होते हैं, एक जगह ही रहते हैं। इनकी देह भित्ति 2 स्तरीय होती है। देखो, देह भित्ति होती है मतलब इनके शरीर की जो भित्ति होती है भाई, शरीर जो बना हुआ होता है 2 भित्तियों का बना होता है। कौन कौन सी भित्तियों का बना होता है? एक तो होता है एक्टोडर्म और एक होता है एंडोडर्म। ठीक है, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती। पोरीफेरा के समान इनमें क्या नहीं होती भाई? दोबारा से ग्रोथ करने की क्षमता इनमें नहीं होती। यदि हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये कोई जीव होता है, वो जीव उसमें से एक शाखा के समान संरचना निकलती है, वो शाखा पूर्ण रूप से अलग होकर के एक नया जीव बना लेती है। ठीक है, तो इनमें मुकुलन की अक्षमता पाई जाती है। तो जनन भी यानी अपनी वृद्धि भी है, ऐसे ही करते हैं। जनन यानी प्रजनन, आपको पता ही, अपनी संख्या को बढ़ाना, अपनी संतान को निर्माण करना, वो प्रजनन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हाइड्रा, फाइसेलिया, सी एनिमोन, जेलीफिश होती है, आपने देखा होगा जेलीफिश, वो सब इसी में आते हैं। तो चित्र में आपको दिखाता हूँ, देखिए ये चित्र है भाई, ये हाइड्रा का चित्र है और ये किसका चित्र है भाई? फाइसेलिया का। ये गति करने वाले जीव हैं, ये स्थानबद्ध जीव है, ये एक जगह रहने वाला है भाई। सिलेंट्रेटा है निडेरिया का जीव, ये क्या करता है? तैरता हुआ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। बहुत ही आसान चीज़ें चल रही हैं जंतु जगत की। जंतु जगत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मानो ऐसा लगता है कि हम किसी जीव को डिस्कवरी चैनल पर देख रहे हैं। आप डिस्कवरी चैनल देखेंगे तो आप इन सब के जंतु जगत के बारे में ही वहाँ अध्ययन करें। ठीक है भाई, डिस्कवरी चैनल पे जो जीव आते हैं अलग अलग तरीके के, उनकी विशेषताएं, उनके गुण सब बताए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मानो आप इसे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं तो क्या है भाई, बिना किसी देरी के आप क्या करेंगे? इन्हें समझेंगे अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान, और चित्र बना बना करके समझेंगे आप। चित्र हाइड्रा का ये है, ठीक है, फाइसेलिया का ये। यदि आप एक बार चित्र बनाओगे तो वो आपके कन्फर्म हो जाएगा, अपने पेन से बनाओगे तो और ज़्यादा कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, बने बनाए चित्र में और बनाने वाले चित्र में बहुत अंतर होता है। आप खुद बनाओगे अपने हाथ से तो आपको ध्यान रहेगा क्या क्या मैंने बनाया। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई। संघ टीनोफोरा। ठीक है भाई, संघ टीनोफोरा को याद करते हैं। संघ टीनोफोरा क्या होता है भाई? देखिए, इसे निडेरिया भी बोलते हैं। ठीक है भाई, निडेरिया तो पीछे हमने बताई दिया आपको। ठीक है भाई, अब देखिए, इस संघ के अंतर्गत समुद्री जीव आते हैं। कैसे जीव आते हैं भाई? समुद्री जीव, यानी समुद्र में रहने वाले जीव आते हैं, ये भी समुद्री है। इससे पहले पोरीफेरा था, में भी समुद्री थे। सिलेंट्रेटा के बारे में आपने पढ़ा था, ये भी क्या थे भाई? समुद्री थे। ठीक है, झीलों के पानी में भी पाए जाते हैं। अब टीनोफोरा की बात करते हैं तो ये भी भाई क्या किस में पाया जाता है भाई? समुद्र में पाए जाते हैं। ये जीव समुद्र की सतह के समीप एकल जीवन यापन करते हैं, मतलब अकेले रहते हैं अपने एक क्षेत्र में। इनके एरिया बटे हुए होते हैं, उन एरियो में ही अकेले रहते हैं, अकेले जीवन यापन करते हैं। इनका शरीर द्विवर्गीय होता है। द्विवर्गीय का मतलब होता है यदि 2 परिधियों से इसको काटा जाए तो ये लगभग 2 समान भागों में बट जाता है। ठीक है भाई, तो द्विवर्गीय सम्मिलित होता है। इनका शरीर 2 स्तरों का बना होता है। अस्तर मैंने कहा था, कोई भी जीव है, वो कुछ जीव ऐसे हैं जो 2 स्तरों से मिलकर बने होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो 3 स्तरों से मिलकर बने होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम 2 स्तरों की, तो यहाँ एक्टोडर्म और एंडोडर्म की बात कर रहे हैं। इन दोनों स्तरों से ही मिलकर इनका निर्माण होता है। इनका शरीर अखंडित और अगुह्य होता है, मतलब शरीर के अंदर कोई भी खोखला भाग इनमें नहीं पाया जाता। ये चित्र आप देख रहे हैं भाई, इस चित्र को देखिए, ये टीनोप्लाना का चित्र है। ठीक है भाई, टीनोफोरा का टीनोप्लाना। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं। इसके बीच में बिल्कुल भी खोखला भाग नहीं है, ये ठोस भाग है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर कोई भी गुहा नहीं होती। गुहा हमेशा खोखले भाग को बोलते हैं। तो ये नाम आप इनके ध्यान रखेंगे, क्योंकि बायोलॉजी की एक विशेषता है भाई, डायग्राम तो आप बना रहे हैं पर नाम आपके याद नहीं है। बिना नाम की कोई भी डायग्राम सफल नहीं माना जाता। डायग्राम को सुंदर सुंदर अपने नोट्स में बनाएंगे और कलर्ड बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे भाई,
आप ये सभी संघ क्लियर करेंगे। हम यहाँ पे केवल आज कुछ ही संघों को क्लियर करेंगे। अब बात करते हैं संघ प्लेटी हेलमंथीज। प्लेटी हेलमंथीज 2 वर्डों में नाम बोला जाएगा, प्लेटी हेलमंथीज यानी सभी परजीवी जीव। इस संघ के सभी जीव परजीवी हैं, मतलब दूसरों के शरीर के अंदर रहते हैं। आई बात समझ में? इन्हें दूसरी भाषा में पेट जीवों के शरीर के अंदर वाले परजीवी कहते हैं, अंत्य परजीवी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पेट के कीड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेट के कीड़े। तो ध्यान रखना, इसलिए इनको क्या कहा? सभी परजीवी जीव। इस संघ के जंतु अधिकांशतः परजीवी होते हैं। इनका निर्माण त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय का मतलब मैंने कहा था 3 स्तरों का बना हुआ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों का बना हुआ होता है। ये फीते के समान चपटे होते हैं। फीता आपको पता है, फीते की यदि आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये फीते की स्ट्रक्चर कैसी है? आगे से थोड़ा सा बारीक होते हैं, पीछे से चौड़ा हो जाता है। ये फीता होता है जो आप शूज़ में इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका दूसरा भाग भी इसी तरीके का हो जाता है। तो ये इस तरह के जीव होते हैं। कुछ सदस्य ऐसे हैं जो आगे से फीते के समान होते हैं, लंबे जीव होते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं, ठीक है, कुछ जीव की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, कुछ जीव पत्ती के समान होते हैं। ठीक है भाई, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर के जीव इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो त्रिस्तरीय है भाई, ये फीते के समान चपटे होते हैं, मतलब चपटा सिरा मैंने आपको पहले बताया था, आगे से नुकीला हो जाता है जो। इनका जनन तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। जनन तंत्र होता है बच्चों को जन्म देने वाला तंत्र। जिस तंत्र के माध्यम से जीव अपने जैसे बच्चों को या अंडों को जन्म देता है वो जनन तंत्र कहलाता है। वो अत्यधिक विकसित होता है। इसका मतलब ये अपने बच्चों को विकसित जनन तंत्र के द्वारा जन्म देते हैं। ठीक है भाई। श्वसन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। सांस लेने वाले इनमें तंत्र नहीं होते, ना इनमें फेफड़े होते हैं, ना कोई नासिका होती है, ना श्वास नली होती है। और परिसंचरण तंत्र मतलब रुधिर को लाने ले जाने के लिए इनके शरीर में ना तो हृदय होता है और ना ही रुधिर वाहिनियाँ होते हैं, मतलब छोटे छोटे पाइपों के समान संरचना भी नहीं पाई जाती, जैसे कि मानव शरीर के अंदर पाई जाती है नसें, सिरिकाएँ बोलते हैं उनको हम, वे नहीं होती, इसलिए इसमें इनका अभाव होता है। ये अत्यधिक कोमल होते हैं, देखने में बड़े मुलायम लगते हैं, कोमल तथा पोषद के शरीर में पोषद, ये पोषद है भाई, पोषद होता है जिस जीव के अंदर ये पाए जाएंगे उस जीव को पोषद कहेंगे। जैसे किसी गाय के बछड़े के पेट में कीड़े हैं तो गाय का बछड़ा पोषद कहलाएगा और कीड़े कहलाएंगे पोषक। क्या कहलाएंगे? पोषक, पोषक जीव। ठीक है भाई, क्योंकि वे पोषण ले रहे हैं, ठीक है, और पोषद के शरीर से ले रहे हैं, तो पोषद के शरीर में चिपके रहते हैं। लीवर फ्लूक लीवर से चिपका रहता है, इसलिए इसको लीवर फ्लूक बोला। टैपवर यानी फीताकृमि भी लीवर से और आंतों में चिपके रहते हैं। प्लेनेरिया भी इसी तरह के जीव हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए ये आंतरिक परजीवी कहलाते हैं और चूसते रहते हैं खून को, रुधिर चूसते रहते हैं और अपना विकास उसी से करते रहते हैं और अपने बच्चों को विकसित यानी जनन तंत्र के द्वारा जन्म देते रहते हैं। तो आपकी बात समझ में आई भाई? बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने आपको बताया। डायग्राम आप इनके देख सकते हो। ठीक है, डायग्राम आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऐसे चित्र हैं, इनको भी आप कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, यकृत फ्लूक के बारे में यानी लीवर फ्लूक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। नोट्स में मैंने लिखवाया हुआ है। देखिए ये नोट्स हैं भाई, ये नोट्स मैंने बनवाए हुए। जैसे कि आपको पता है इतना ज़्यादा मोबाइल के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए मैं आपको इतना ज़्यादा लिखवाने में भी समय लगेगा, नोट्स बनवाने में, तो इसलिए आपको बने बनाए नोट्स की वीडियो आपको भेज रही है। ठीक है, ताकि कम समय में आप अधिक समझ सको। इसलिए उद्देश्य हमारा सिर्फ यही है नोट्स में से पढ़ाने का, कम समय में आप अधिक पढ़ सको। और आप यदि लिखना चाहते हैं तो स्टॉप करके आप अपने इस वर्क को लिख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। तो दोनों कार्य हैं, तो दोनों फ़ायदे हैं। तो इसलिए कम समय में अधिक पढ़ाया जाता है, नहीं तो लंबा समय खिंचता है और टॉपिक भी कम हो पाते हैं। देखिए फैसियोला, ये रह नहीं है इसमें, फैसियोला को, क्योंकि यकृत फ्लूक का दूसरा नाम है फैसियोला हिपेटिका। फैसियोला हिपेटिका यानी फैसियोला परिवार का सदस्य है, इसलिए फैसियोला को प्राय यकृत कर्मी कहते हैं। यकृत कर्मी इसलिए कहते हैं क्योंकि कर्मी तो कीड़ों को बोलते हैं, यकृत से चिपकने वाला कीड़ा यकृत कर्मी कहलाएगा, को प्राय यकृत कर्मी कहते हैं। यह द्विपोषद परजीवी है। द्विपोषद परजीवी का मतलब होता है 2 जीवों के अंदर अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करता है। आधा जीवन किसी और जीव के अंदर और आधा जीवन कहीं और। ठीक है भाई,
इसलिए द्विपोषक परजीवी है, जैसे भेड़, बकरी, सुअर, गाय और या कभी कभी मनुष्य में पाए जाते हैं। इनका सिर चौड़ा तिकोना होता है। इनके शरीर पर चूसक पाए जाते हैं। चूसक की सहायता से क्या करते हैं भाई, खून चूसते हैं, चूसक की सहायता से। अब आगे देखिए, पाचन तंत्र साधारण होता है और जनन तंत्र पूर्णतः क्या होता है भाई, विकसित होता है, जिसके द्वारा ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। आप अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी आपके सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है समझने में जंतु जगत को, तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी का फ़ायदा हो जाएगा इसमें। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको ये सब समझाया है, ठीक है। अब आगे मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ में। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा संघ-निमेटी हेलमंथीज, इसके प्रमुख लक्षण, ठीक है। तो संघ-निमेटी हेलमंथीज के बारे में आपको समझाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। आप भाई जय हिंद, जय भारत। अब नई वीडियो में मिलेंगे भाई।